11th के बच्चों के लिए भी आज से हम आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कोरोना के चलते विद्यालय बंद हैं, आपको सब मालूम है, लेकिन आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टीचर लोग आपके साथ हैं। आपको घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप क्या करिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसे अपनी कॉपी में नोट करिए और एक एनसीईआरटी की बुक आप ले लीजिए और एनसीईआरटी की बुक से आप क्वेश्चन करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, टीचर आपकी हेल्प करेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आप विद्यालय में पढ़ सकते थे ऐसा ही वातावरण आपको घर में उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जिसको करने की चाह होती है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, और जिसको करने की इच्छा ही नहीं है तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा 11th क्लास के बच्चों के लिए पहला जो चैप्टर है वो है सेट, समुच्चय। तो पहले चैप्टर का नाम है बेटे समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेट। तो ये बहुत आसान है, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनते जाइए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय कहते हैं संग्रह को। समुच्चय किसे कहते हैं? संग्रह को। तो देखिए, सबसे पहली बात है, समुच्चय क्या है बताओ? संग्रह। और संग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप? संग्रह को अंग्रेजी में बोलते हैं आप कलेक्शन। संग्रह को क्या बोलते हैं? कलेक्शन। लेकिन बस एक शर्त है कि संग्रह को समुच्चय कहेंगे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। तो पूरी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। पूरी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? सुपरिभाषित का अर्थ है कि उसके अवयव निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए कि सुपरिभाषित का अर्थ है कि अवयव कैसे होने चाहिए? निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कक्षा 11 के प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों का संग्रह, तो क्या कक्षा 11 के प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी निश्चित हैं, स्पष्ट हैं? जी हाँ, हम बता सकते हैं कि कक्षा 11 में कौन सा बच्चा प्रथम श्रेणी से पास हुआ है। तो ठीक है, तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि कक्षा 11 के बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह, तो कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धिमान नहीं है, इसका कोई पैमाना निश्चित नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि कक्षा 11 के, है ना, प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों का संग्रह, तो बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं कि कक्षा 11 में कौन कौन बच्चे प्रथम श्रेणी के हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। तो इसका मतलब अवयव निश्चित भी हैं और स्पष्ट भी हैं, इसलिए इस संग्रह को हम क्या बोल सकते हैं? समुच्चय है। तो ये वाला संग्रह हमारा समुच्चय है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कक्षा 11 के बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह, तो बुद्धिमान विद्यार्थियों का जो संग्रह होगा ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धिमान नहीं है, इसे नापने का कोई पैमाना निर्धारित नहीं है। प्रथम श्रेणी में कौन पास हुआ और कौन पास नहीं हुआ इसका तो निश्चित है, लेकिन कौन बुद्धिमान है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल अंकों के आधार पर या किसी की अपनी जांचने की जो तरीका होगा वो उसका अपना इंडिविजुअल होगा, उसे सब एक्सेप्ट करें ऐसा आवश्यक नहीं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा समुच्चय होगा उसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो मैं पूछता हूँ कि क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर निश्चित हैं
जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर निश्चित भी हैं और स्पष्ट भी हैं। तो बताइए कौन कौन है? ये हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। और हमेशा जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, सेट को लिखने का तरीका होगा, उसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो पहला अवयव क्या है बताइए? पहला स्वर कौन सा होता है? ए, दूसरा ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। कोमे लगाकर लिखना है। किसी भी अवयव को आप दोबारा नहीं लिख सकते। ये तरीका है कि जब भी हम समुच्चय लिखते हैं तो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं और किसी भी अवयव का रिपीटिशन हम नहीं करते। और किसी को भी पहले लिख सकते हैं और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब देखिए जो समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं बेटे। पहले तरीके का नाम है तालिका विधि। समुच्चय के निरूपण की विधियां। समुच्चय को लिखने की कितनी विधि है? पहली विधि का नाम है तालिका विधि, इसे हम टेबल मेथड कह सकते हैं। तो टेबल मेथड में ही मैंने यह आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखकर दिखाया है। और दूसरी विधि का नाम है गुण विधि या प्रतीक विधि। गुण विधि या प्रतीक विधि। तो अगर मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए, कौन सी विधि के अनुसार? गुण विधि के अनुसार, तो इसमें बहुत सुविधा रहती है, इसमें सारे एलिमेंट लिखने नहीं पड़ते। केवल आप एक अवयव के द्वारा ही अपने सेट को प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्स, यानी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, और एक्स का गुण बता दीजिए कि एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो बताइए, इसमें कोई सारे अवयव नहीं लिखने पड़ते, केवल एक एलिमेंट लिख दीजिए, जनरल एलिमेंट एक्स, और ये बता दीजिए एक्स का गुण क्या है। एक्स कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए, जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है इसे हम तालिका विधि में कैसे लिखेंगे? अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तालिका विधि से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे डैश डैश लगा दीजिए तो ये हुई, कहाँ तक चलती है ये? अनंत तक। तो ये हुआ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखने की विधि। कौन से मेथड से? तालिका विधि से। अब दूसरे, अगर इसी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को गुण विधि द्वारा लिखूं तो कैसे लिखेंगे? गुण विधि। तो गुण विधि में सारे एलिमेंट लिखने नहीं पड़ते, सारी प्राकृतिक संख्या लिखने की आवश्यकता उसमें नहीं होती। तो क्या करते हैं? केवल एक एलिमेंट लिखते हैं, n, वो x लिख दीजिए, x सच दैट x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। बस इतना लिख दीजिए, x एक प्राकृतिक संख्या है। आप इसे और थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में और लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू n। ये निशान किसका है जरा नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। इसका हिंदी में अर्थ है संबंधित है। यानी इस सेट के अंदर किसी भी सेट को हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल A से भी। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो उसे कैपिटल N से लिख सकते हैं, अदरवाइज तो कैपिटल A से भी लिख सकते थे। तो देखिए ये किसका निशान है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स संबंधित है। और अगर मैं इसे लिख करके इसे ऐसे काट देता हूँ तो इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। क्या मतलब? संबंधित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप ये समझ में आ रहा होगा।
लिखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहली बात कि समुच्चय कहते किसे हैं। समुच्चय की परिभाषा हर बच्चे को याद होनी चाहिए। किसे बोलते हैं बताइए? संग्रह को समुच्चय बोलते हैं, लेकिन वो संग्रह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है सुपरिभाषित का क्या तात्पर्य है, तो आप बोल सकते हो सुपरिभाषित का तात्पर्य है कि अवयव निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए, यानी हम ये बता सकें कि इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं। ठीक है। अब समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां होती हैं? समुच्चय को लिखने की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तालिका विधि और एक गुण विधि। तालिका विधि के अंदर क्या करते हैं? सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, और गुण विधि के अंदर केवल एक अवयव लिख दीजिए x, और x का गुण बता दीजिए कि x कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने बताया, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे? मान लीजिए पहली विधि के अनुसार मैंने बोला है आप